गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बीए फाइनल की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसी की सेकंड पोएम अपने बीए पार्ट फाइनल के, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ विलियम्स वर्ड्सवर्थ की जो हमारी दूसरी पोएम है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक पोएम हमने पढ़ ली है, आपको आई होप कि समझ में आई होगी। और अब हम देखेंगे हमारी एक और नई पोएम, चैप्टर नंबर 2 आपके बीए पार्ट 1, बीए पार्ट फाइनल में, बीए पार्ट फाइनल के अंदर ये आपकी जो पेपर नंबर 1 है, आपके एग्जाम का 2 पेपर होंगे। पेपर नंबर 1 की चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जो कि पोइट्री वाला सेक्शन है, उसी में हम आपकी जो ये चैप्टर नंबर 2 एक नई पोएम आपके सामने मैं लेके आया हूँ। वर्ड्सवर्थ की एक पोएम हमने पढ़ ली है और ये एक सेकंड पोएम है विलियम्स वर्ड्सवर्थ की। इस तरह से आपके सिलेबस के अंदर 3 पोएम है, हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ठीक है। ठीक है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ की इनका जन्म कब होता है? 1717 के अंदर इनका जन्म होता है और 1850 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या पढ़ना है हमें? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम पढ़ेंगे, पोएम की आउटलाइन पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? अपनी पोएम को पूरी करेंगे। फिर देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। पोइट का क्या करेंगे हम? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पोइट का। सबसे पहले देखते हैं कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है? 7 अप्रैल 1770। 7 अप्रैल 1717 को विलियम्स वर्ड्सवर्थ का क्या हो जाता है? जन्म होता है और इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ। वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये एक हमारे अंग्रेजी साहित्य के क्या थे? रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। किसके साथ? सेंट सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी जो कॉलरिज थे, जो इनके पड़ोसी थे ग्रासमेयर के अंदर माना जाता। मैंने आपको बताया था पहली पोएम के अंदर कि इनकी बहन जो डॉर्थी है वो इनको लेके चली जाती है अपने गांव जो ग्रासमेयर है वहाँ पे लेके चली जाती है, और एसटी कॉलरिज के पास ही जो पड़ोसी होते हैं एसटी कॉलरिज, और इन्हीं को ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन में या इनके पड़ोसी होने के बाद ही, जब ये पहले खुद जो वर्ड्सवर्थ थे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पोइट्री से, ये बड़े जैसे कहते हैं ना कि नालायक टाइप के जो इंसान थे, तो जब इनके पास में आते हैं, इनकी जो कहते हैं ना कि ये हेल्प करते हैं इनको आगे बढ़ने में, ठीक है, तो इनकी इतना प्रभावित कर देते हैं जो एसटी कॉलरिज इनको, वर्ड्सवर्थ को, कि एक महानतम लेखक के रूप में हमारे सामने आज ये विलियम्स वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हेल्प टू लॉन्च ए रोमांटिक एज, इन दोनों ने ही साथ में, जब ये जो बुक थी हमारी लिरिकल बैलेड्स जो 1798 के अंदर पब्लिश हुई थी, ये जब ये बुक पब्लिश हुई तो इसी के साथ इन्होंने एक इरा का, एक एज का निर्माण किया या एक एज लॉन्च की जो कि रोमांटिक एज के नाम से जानी जाती है आज इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। फिर हम देखेंगे कि द प्रील्यूड करके भी एक बुक थी जो कि क्या है? एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। किनकी? अपने विलियम्स वर्ड्सवर्थ की। ये इनके जो अर्ली ईयर्स, जो इनके शुरुआती दौर की कुछ इसमें घटनाएं, कुछ बातें लिखी गई है इस प्रील्यूड के अंदर, और नंबर ऑफ टाइम, बहुत सारी समय की कुछ ऐसी बातें थी जो इम्पोर्टेंट बातें लोगों के बीच में इनकी पत्नी खुद पब्लिश करवाती है, पब्लिश बाय हिज वाइफ इन द ईयर ऑफ डेथ। जब इनकी डेथ की जो एनिवर्सरी होती है उस समय इनकी वाइफ के द्वारा उनकी याद के अंदर द प्रील्यूड करके जो बुक होती है उसको पब्लिश करवाई जाती है या पोएम को पब्लिश करवाई जाती है। ये पोएम इनकी पब्लिश डेथ एनिवर्सरी के पहले, पब्लिश होने से पहले किस नाम से जानी जाती थी? द पोएम ऑफ कॉलरिज। द पोएम ऑफ कॉलरिज के नाम से ये पोएम जानी जाती थी। फिर हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ वॉज ए पोइट लॉरियट। ये जो वर्ड्सवर्थ हैं पोइट लॉरियट की उपाधि को ग्रहण किए हुए थे। जो वर्ड्सवर्थ इतने फेमस व्यक्ति थे, इनके काम इतने लोगों को पसंद आ रहे थे कि इनको 1843 के अंदर पोइट लॉरियट की जो उपाधि है वो दी गई। अंग्रेजी साहित्य की जो पोइट लॉरियट की उपाधि होती है इंग्लैंड के अंदर सबसे महानतम लेखक को दी जाती है। अब ये 1843 से अंटिल इनकी डेथ तक ये क्या है? इन्हीं के पास ये उपाधि रहती है।
और लास्ट में जब यहाँ इनको ल्यूसरी की बीमारी हो जाती है तब इनका देहांत कब हो जाता है? 23 अप्रैल 1815 को इनका देहांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि द ईयर 1793 सॉ द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द पोएम। 1793 में जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं इनकी पहली पोएम पब्लिश की जाती है, ठीक है, इन द कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच एन इवनिंग वॉक। ये दो ऐसी पोएम थी जो कि इनके शुरुआती दौर में क्या है, इनकी फर्स्ट पोएम है जो पब्लिश होती है, ठीक है। फिर देखेंगे कि दिस टाइम विद अनदर पोइट, जो इस टाइम एक अनदर पोइट के कहते हैं कि प्रभाव में आ जाते हैं, ये उनका नाम है रॉबर्ट साउथी, ठीक है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और जो साउथी हैं, इन तीनों का जो ग्रुप होता है उसको स्पेशली लेक पोइट के नाम से जाना जाता था। उस समय जो लेक पोइट का जब भी नाम लिया जाता था तो इन तीनों व्यक्तियों का नाम लिया जाता था, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउथी। हम देखेंगे कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ डाइड एट होम राइडल माउंट इनका जो पैतृक निवास है, जो इनका घर है, वहीं पर इनका देहांत हो जाता है बीमारी से। और हम देखेंगे कि इनकी देहांत इनको 23 अप्रैल 1850 मतलब 23 अप्रैल 1850 में इनका देहांत हो जाता है। और इनको कहाँ पे दफनाया जाता है? सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च जो कि ग्रासमेयर के अंदर है, वहीं पर इनको क्या है, दफना दिया जाता है। ये एक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका? विलियम्स वर्ड्सवर्थ का। अब हम देखेंगे कि पोएम के बारे में, पोएम की जो थीम है, पोएम का क्या इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे हम। कि सबसे पहले देखते हैं कि द सोनेट, ये एक क्या है, सोनेट है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस हमें एक सोनेट के रूप में देखने को मिलता है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ ये क्या है, सोनेट है। एंटाइटल द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज द वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सोनेट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का एक मोस्ट वेल नोन, बहुत ही फेमस सोनेट हमें देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे कि दिस सोनेट वाज रिटन इन 18 मई 1806 18 मई 1806 में ये क्या होता है, लिखा जाता है एट ब्रैडफोर्ड नामक जगह है, वहाँ पे लिखा जाता है। द बिलोंग्स टू द अर्लियर ग्रुप इंस्पायर्ड बाय द रीडिंग ऑफ मिल्टन वर्क। और ये सोनेट तब लिखते हैं जब ये मिल्टन की जो बुक्सें होती है, मिल्टन के जो काम होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तभी उनसे इंस्पायर होकर ये क्या लिखते हैं, एक सोनेट लिखते हैं जो कि हमारे सामने द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। फिर हम देखेंगे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट, ये एकमात्र इतना विशेष प्रोडक्ट था इनका लिखा हुआ कि ऑफ द वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड द मॉरलिस्ट। ये एक पोएट, एक कवि के लिए और एक नैतिकता के लिए ये विशेषकर से एक इतना इम्पोर्टेंट काम था या एक इम्पोर्टेंट वर्क था जो हमें द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस के रूप में देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस द स्पीकर डिस्क्राइब ह्यूमन काइंड। इसके अंदर हमें देखेंगे कि किस तरह से जो पोइट है वो मानवता के ऊपर क्या दे रहे हैं, इसमें हमें उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से मानवता की जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। हम देखेंगे कि विद द नेचुरल वर्ल्ड इज टर्म ऑफ ए लॉस, किस तरह से जो मानवता है, मानव लोग हैं, वो इस नेचर को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, नेचर को इग्नोर मार रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि दैट रिलेशनशिप वंस फ्लोरिश बट नाउ ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले के युग में ये एक क्या थी, फ्लोरिश थी, ये नेचर के साथ हमारा संबंध था, नेचर के अंदर हम जीते थे, नेचर ही हमें सब कुछ देता था। लेकिन जब से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है इस इंग्लैंड के अंदर, जब से औद्योगिकरण आया है, तब से जीवन के हर दिन क्या है, जो मानव है वो क्या कर रहा है, अपनी एबिलिटी को लॉस्ट कर रहा है, अपनी एबिलिटी को लॉस्ट कर रहा है। इसी के ऊपर जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं वो परेशान है कि किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन नेचर ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आपका जो ये औद्योगिकरण है, आपका जो भी आप लेके आ रहे हो वो सारा वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। हम देखेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, वो चाहता है कि आप लोग क्या करो, एप्रिसिएट करो, इसको सेलिब्रेट करो, टू बी स्टूड बाय नेचर। आप ये सब चीज़ें किसके साथ करो, नेचर के साथ करो। यहाँ पे जो कवि कहता है कि जो मानव है किस तरह से नेचर को इग्नोर कर रहा है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर औद्योगिकरण, आप विशेषकर से
क्या करो, आप नेचर के साथ सेलिब्रेट करो सारी चीज़ों को, आपकी खुशियों को, आपके दुख को, नेचर आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। फिर चलते हैं हम अपनी पोएम की तरफ। हम देखेंगे सबसे पहले, दिस रिलेटिविटी सिंपल पोएम एंग्रीली स्टेट दैट ह्यूमन बींग्स आर टू प्री ऑक्यूपाइड विद द मटेरियल एंड हैव लॉस्ट टच विद द स्पिरिचुअल एंड द नेचर। इस पोएम के अंदर जो हमारे पोइट है विलियम शेक्सपियर, वो बड़े ही गुस्से के साथ ये कह रहे हैं इस पोएम के अंदर कि किस तरह से जो ह्यूमन बींग है, जो मानव है, वो अपने जो काम है, अपने काम के प्रति इतना घूम गया है, या इतना कहते हैं अपने काम में वो हो गया है कि वो नेचर को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसके टच को लॉस्ट कर रहा है, उसकी जो टचिंग है नेचर की उसको वो खो रहा है। और किस तरह से वो स्पिरिचुअल एक जुड़ा होता था हमारा एक नेचर के साथ, उसको उसने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं लॉस कर दिया है, जिस वजह से हमारी जो वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, बड़े गुस्से में है। इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मैनी एक्सीलेंट सोनेट। ये हमारा जो सोनेट के जो क्रम होता है उसके अंदर सबसे एक्सीलेंट सोनेट्स के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का ये काम आता है। वर्ड्सवर्थ रोड इन द अर्ली 1800s, 1800 की ईस्वी में शुरुआती दौर में ये पोएम, ये सोनेट लिखा गया है। सोनेट आर 14 लाइन, 14 लाइन का सोनेट है, पता है आपको। पोएटिक इन्वेंशन रिटन इन ए आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर हमें ये पोएम देखने को मिलेगी। देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ सोनेट, हमें कई तरह के सोनेट देखने को मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। स्पेंसरियन सोनेट है, हम शेक्सपियरियन सोनेट देखेंगे, पिटरसन सोनेट देखेंगे, बहुत सारे सोनेट अलग अलग वेराइटी के हमें देखने को मिलते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज ए पेट्राचन सोनेट, ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, पेट्राचन सोनेट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा बनाया गया सोनेट है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी जानेंगे, इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट के नाम से भी जानेंगे, जो स्पेशली कहाँ चलता है, इटली के अंदर चलता है। अब हम चलेंगे, द पेट्राचन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो सोनेट है हमें 2 पार्ट के अंदर मिलेगा। एन ऑक्टेव, जो कि 8 लाइन का होता है, फर्स्ट 8 लाइन की पोएम होती है, और जो पीछे का जो पार्ट है जो 6 लाइन का, उसे कहते हैं हम सेसेट्स। सेसेट कहते हैं 8 लाइन के अंदर जो पोइट है वो किसी को किसी भी बात का रीज़न बताएगा, और लास्ट के जो 6 लाइन है उसके अंदर वो वापस क्या बता देगा, उसका आंसर, या हम कहेंगे कंक्लूजन, वो भी हमें लास्ट सेसेट्स में पता चल जाएगा। हम देखेंगे कि जो हमारा पेट्राचन सोनेट है उसकी क्या राइम स्कीम होती है। ठीक है, वो देखेंगे कि इसकी जो राइम स्कीम है ऑक्टेव की वो क्या है, ए बी बी ए, और जो सेसेट की राइम स्कीम होती है वो क्या है, सी डी सी डी सी डी। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक राइम स्कीम है। फिर हम देखते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज ए मैन काइंड इन द पास्ट। जो वर्ल्ड इज टू मच विथ अस है, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो मनुष्य हैं वो किस तरह से पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर के अंदर किस तरह से अपना जो जीवन है वो अलग, एक कहते हैं ना कि एक धीरे धीरे चेंज आ रहा है। उस जीवन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। पुराने समय में मनुष्य कैसे थे, वर्तमान में कैसे और फ्यूचर में कैसे होंगे, जो कि क्या है, नेचर से दूरियां आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे देखते जा रहे हैं कि पास्ट से लेके अभी तक धीरे धीरे नेचर से हमारी दूरियां बढ़ती चली जा रही है। वी गेट अवर लाइव्स इन द वर्ल्ड एंड स्पेंड मोर पावर वेस्टेड एंड सी लिटिल इन द नेचर। हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी अपना जीवन है वो हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को लॉस करें। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जीवन इस नेचर के साथ स्पेंड करें। हम चाहते हैं कि आप क्या करो, नेचर के साथ अपना जीवन स्पेंड करो। आप क्या कर रहे हो, फालतू पैसे कमाने में या धन कमाने में ही अपनी सारी शक्तियों को क्या कर रहे हो, वेस्टेड कर रहे हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि विच इज़ आवर एंजॉय। नेचर के साथ अगर आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हो, नेचर को लेके आप कुछ काम करते हो, तो वो आपके जीवन का क्या रहेगा, एंजॉय रहेगा। आवर लाइफ स्टाइल हैव पुश्ड आवर हार्ट अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड, और हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा नेचर के साथ। हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी, हमारा जो जीवन का तौर तरीका होगा, वो एक क्या होगा, पुष्ट होगा। एक हर्ट, हमारा खुद एक हमारा जो दिल है या हमारा जो धड़कन है या जो हर्ट है, वो एक जुड़ा हुआ होगा इस नेचर के साथ। नहीं तो क्या है, आप लोग जीवन हमेशा पैसे के लिए कमा रहे हो और पूरे दिन उस पैसे के पीछे भागते रहते हो, इस
जब से औद्योगिकरण आया है, किसी मानव के पास समय नहीं है कि वो क्या करें, स्पेशली टाइम निकाले किसके लिए, नेचर के लिए। इसलिए जो वर्ड्सवर्थ हैं ये आशा करते हैं कि आप लोग क्या करो, इस नेचर के लिए कुछ समय निकालो जो कि आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में देगा। ठीक है, दिस इज ए सॉर्टेड बून, ये एक क्या है, सॉर्टेड बून है। ही से सॉर्टेड मीन्स इन्वॉल्विंग इमोचुअल और डिसऑनरेबल एक्शन। सॉर्टेड का मतलब ये होता है, सॉर्टेड एक तीर होता है, नुकीला तीर की तरह होता है कि आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर एक तीर घोंप रहे हो, या कहते हैं ना कि आप पीठ के पीछे एक चूरा घोंप रहे हो। इसी तरह से आप नेचर में क्या कर रहे हो, एक चूरा घोंप रहे हो। आप अपने पैसों के लिए आपके ये ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे इमोचुअल और डिसऑनरेबल जो एक्शंस हैं, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, इस नेचर के पीठ में आप क्या कर रहे हो, चूरा घोंप रहे हो। फिर कहते हैं कि विद दिस ही डिनोट्स आवर लाइफस्टाइल एंड ही से इट इज़ ए बून टू। और इस तरह से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल जीते हो या अगर आप अपना जीवन जीते हो तो ये आपके लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है। इसलिए लास्ट में हमारे जो पॉइंट हैं वो ये कहते हैं कि ही स्पीक्स ऑन द ब्यूटी ऑफ द सी। ये यहाँ पे एक समुद्र की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। फिर ये कहते हैं हाउ इट्स बेयर्स इट्स बॉसम फॉर द मून टू अपियर इन बिटवीन द एवर हाउलिंग विंड्स। और ये कहते हैं कि किस तरह से जब रात को एक चांदनी आती है, चांद की जो रोशनी आती है बिटवीन द होलिंग विंड्स, किस तरह से जो शाम के समय में एक हवा चलती है नेचर के अंदर, वो देखो आप। एंड हाउ ऑल दिस हैव टू नाउ गैदर्ड अप लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर। और उसके अंदर किस तरह से ये सारी चीज़ें एक जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स के ऊपर जैसे ऐसे जाती है ना, जैसे कि आजकल ये हो गया है कि लोग सब आंख मीच के क्या कर रहे हैं, सिर्फ धन कमाने में लगे। जिस तरह से जो स्लीपिंग फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो रात के समय में सो जाते हैं और उनके ऊपर ये रोशनी और ये जो हवाएं चलती है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, जब से औद्योगिकरण आया है, तो उनको प्रकृति से अभी कोई लेना देना नहीं है। फ्लावर्स वेटिंग फॉर द साइट ऑफ द ह्यूमन। और वो बेचारा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, जो फूल वेट कर रहा है कि कब मेरा कोई मानव आए और मुझे वहाँ से लेके चला जाए। लेकिन अब क्या है, दोनों ही निर्जर अवस्था में, मनुष्य अपने पैसे कमाने में लगा हुआ है और जो प्रकृति के जो फूल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ वहीं के वहीं स्लीपिंग है, वहीं के वहीं सो गए कि कोई उनको लेने आएगा, कोई उनके साथ क्या करेगा, खेलेगा, कोई उनके साथ अपना जीवन जिएगा। लेकिन मनुष्य के पास कोई समय नहीं है। फॉर द साइट ऑफ वुमन फॉर ऑल द दिस ही से ह्यूमन मैनकाइंड हैज़ गॉन आउट ऑफ ट्यून एंड एडमायर सच ए ब्यूटी। और यहाँ पे हमारे वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि अब जो मनुष्य हैं वो पूरी तरह से क्या हो गया है, पूरी तरह से गॉन आउट ऑफ ट्यून, मतलब वो अपने जीवन से एकदम आउट हो चुका है, वो अपने जीवन को एकदम से खो चुका है। वो ये सारे इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको भूल चुका है। वो एडमायर करता है कि ऐसी जो ब्यूटी थी, उन सारी ब्यूटी को ये क्या कर रहा है, सब लॉस्ट कर दिया है। ये जो मनुष्य है ये सिर्फ धन कमाने में लगा है और इतनी खूबसूरत सी ब्यूटी जो हमें नेचर दे रहा है, ये उस धन से कई गुना बेहतर है जो हमें देखने को मिलती है या हमें गिफ्ट के रूप में नेचर के द्वारा मिल रही है। लेकिन मनुष्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक बेचारा यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पे क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। जब से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण आया तब से ये चिंता कर रहा है कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा नेचर को भी टाइम दो, आप सिर्फ 24 घंटे पैसों में ना रहो। यहाँ पे हमारे जो वर्ड्सवर्थ हैं, इसीलिए यहाँ पे लोगों को, इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो पोएम है हमारी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी, जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेशली देखेंगे कि हमारी दोनों पोएम में नेचर की बात हुई है। इसी तरह से हमारी तीसरी पोएम जो आएगी वर्ड्सवर्थ की, उसके ऊपर भी नेचर की बात होगी। तो हमें सच में ऐसा लगता है कि हमें नेचर को सपोर्ट करना चाहिए। हम जितना नेचर को सपोर्ट करेगा, नेचर हमारा क्या करेगा, उतना ही सपोर्ट करेगा। और नेचर के रूप में जो गिफ्ट हमें भगवान ने दिया है उसे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू, हम मिलेंगे हमारे और नए वीडियो के साथ।